शहीद भूपेंद्र सिंह कंडारी वो नाम है जो उत्तराखंड के गौरव का स्मरण कराता है। उत्तराखंड की माटी में जन्मा एक ऐसा देशभक्त जिसने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। शहीद मेजर भूपेंद्र सिंह कंडारी का नाम आज भारतीय सेना के लिए एक गौरव का विषय है। कई जगहों पर भारतीय सेना ने उनके अदम्य साहस को दर्शाते हुए उनके स्मारक बनवाए। इन सब के अलावा उत्तराखंड के एक गांव में शहीद भूपेंद्र सिंह कंडारी के नाम पर एक शिक्षा संस्थान भी है। आज अनुभव के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मौजूद हैं शहीद मेजर भूपेंद्र सिंह कंडारी के पिता गजेंद्र सिंह कंडारी जी। नमस्कार। जब जिंदगी खुद एक दस्तावेज बन जाए, समय के साथ जुड़े अनुभव, बालपन की चंचलता, युवापन का उत्साह, एक परिपक्व व्यक्ति के तौर पर लिए गए जरूरी फैसले और फिर इन सारे अनुभवों को समेटते हुए जिंदगी की एक नई पारी की शुरुआत। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात उन व्यक्तियों से कराते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं जिनके साथ जो बातचीत है ये ना सिर्फ स्मृतियों को टटोलना है बल्कि उनसे कुछ सीखना भी है, समय के साथ आए हुए बदलावों को ठहर कर महसूस करना है। इसी तरह की एक शख्सियत आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं श्री गजेंद्र सिंह कंडारी जी। आप ने पहाड़ को एक लंबे समय तक जिया है, देश दुनिया में रहे हैं और शहीद भूपेंद्र सिंह कंडारी जी के पिता भी हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ और उस समय का जो माहौल था, जो परिवेश था और आज उस जगह का जो परिवेश है उसमें किस तरह से बदलाव आप देख पाते हैं? मैडम, मेरा जन्म ग्राम मूलधार, पट्टी लोस्तू, टिहरी गढ़वाल में हुआ। उस समय वहाँ एजुकेशन की बहुत कमी थी। कई किलोमीटर स्कूल तो थे, कई किलोमीटर जाना पड़ता था। ये बहुत मुश्किल काम था। तो मेरे पेरेंट्स ने ये सोचा कि इनको पढ़ाना तो है, तो मुझे गुप्तकाशी, क्योंकि वहाँ पर रहने के कुछ साधन थे, वहाँ मुझे गुप्तकाशी में भेज दिया। वहाँ पर इंटर कॉलेज तक था उस ज़माने में। तो मैंने वहाँ 7वीं तक क्लास करी है। और उसके बाद मुझे वहाँ पर अच्छा नहीं लगा, अच्छा एजुकेशन के लिहाज से अच्छा नहीं लगा कि मैंने सोचा मुझे कुछ आगे और कुछ करना है, तो मुझे ऋषिकेश जाकर या देहरादून जाना है। लेकिन वो 12वीं से आगे वहाँ ऋषिकेश में स्कूल नहीं था। मेरी आगे पढ़ने की तमन्ना थी, इच्छा थी। तो मैं डीएवी कॉलेज देहरादून से मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर लॉ किया और उसके बाद फिर मेरा जॉब लग गया। जी, तो फिर आप बताइए कि किस तरह का करियर उस समय आप अपने लिए चाहते थे, क्या करना चाहते थे एक युवा के तौर पर? मैं करना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन उस समय एक्सपोजर कुछ नहीं था। मुझे ये नहीं मालूम था कि आईएएस कैसे बनते हैं, पीसीएस कैसे बनते हैं और अप्लाई कहाँ करते हैं, कौन सी पोस्ट होती हैं। क्योंकि पहाड़ से आया हुआ आदमी बाहर आया, प्लेन से, दिमाग कुछ ऐसे चकराया, कुछ समझ में नहीं आया कि मुझे करना क्या है। लेकिन मैंने फिर भी ट्राई किया। तो मुझे सौभाग्य से महर्षि योगी ने ऋषिकेश में फॉरेनर स्कूल आए थे, उनके साथ में मुझे दुभाषा के रूप में अपॉइंट किया। मैं उनके साथ 6-7 महीने काम किया मैंने। तो उनसे मैंने काफ़ी सीखा, क्योंकि फॉरेनर्स, सारे फॉरेनर्स थे, उस शांति की तलाश में ऋषिकेश में आए थे जी। तो उनसे भी मेरा संपर्क रहा। मैं उनको हिंदी पढ़ाने की कोशिश करता था। अच्छा। मुझे थोड़ा थोड़ा कि लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए हिंदी पढ़ाता था। तो वहाँ से फिर मुझे लगा कि आगे कुछ किया जा सकता है। लेकिन समय बहुत आगे निकल गया था, मुझे कुछ जल्दी करना था, एज निकल रही थी। तो फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब की सोची। उन लोगों ने मुझे कहा था कि फॉरेन वहीं आपको भी अपने साथ ले चलेंगे। मेरे पेरेंट्स ने मना किया। उस समय ऐसा क्रेज़ भी नहीं था बाहर जाने का। मुझे भी खुद डर लगा, पहाड़ से आया आदमी फॉरेन जाए, पता नहीं क्या होगा, क्या करना वहाँ। तो सब विचार होते हुए तो मैं तो उनको तो मना कर दिया था। मैंने सोचा कि मुझे यहीं इंडिया में ही रहना है और यहीं गवर्नमेंट जॉब करना है, कहीं से कोई से भी जॉब हो। तो मैंने कुछ दिन तो सेल टैक्स ऑफिस में शुरू में काम किया। मुझे ढूंढ के लाए, मैंने जॉब ढूंढा नहीं है। अच्छा। मुझे ढूंढ के लाए, क्योंकि ग्रेजुएट वो था ही नहीं। उस ज़माने में ग्रेजुएट नहीं थे। ऋषिकेश में ग्रेजुएट ही कोई नहीं था उस टाइम। ये है 60 की बात है, 1960। ऋषिकेश की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें ग्रेजुएट ने, मैं अकेला ग्रेजुएट था। फिर मुझे
कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट सीडीए एयरफोर्स में डिफेंस अकाउंट्स में ऑडिटर की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली। तो मुझे उस समय लगा कि ये बहुत बड़ी पोस्ट है, तो मैं उसमें गया, सेलेक्ट हो गया और उसी से मैं रिटायर भी हुआ। बाद में मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली हैं जी। लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया। ये आपकी रुचि का काम मिल गया आपको? काम मिल गया। मैंने थोड़ा सोचा कि जो मुझे चाहिए था, बचपन से ही सोचता था कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, और भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिल गई थी। तो मैं चलता रहा और जुलाई 2000 में मैं रिटायर हुआ, एज ए सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर हुआ। और इससे पहले तो मैं डेपुटेशन इधर बहुत रहा, काफ़ी ऊंची ऊंची पोस्ट पर, डिप्टी डायरेक्टर रैंक तक भी मैं नौकरी पर दूसरे देशों में रहा। मैं भूटान में रहा, नेपाल में रहा और थाईलैंड में भी रहा। और एक बार सिंपल कैंप, उस समय वेस्ट जर्मनी ईस्ट जर्मनी दो होते थे, तो वेस्ट जर्मनी का पार्ट था सिंपल कैंप, तो वहाँ भी मुझे जाने का मौका मिला था। तो मिला, लेकिन मैं उनसे कोई अट्रैक्शन मेरा कुछ नहीं था। अच्छा। पहले से मुझे ये था कि मुझे यहीं रहना है, नहीं तो हो सकता मतलब मैं आपको अपने पहाड़ों से, अपने देश से, अपने देश से अपनी प्रेम मिट्टी था। से मैं प्यार था। यहीं रहा, यहीं से रिटायर हो गया। जी। रिटायर होने के बाद, क्योंकि मैंने एलएलबी पहले से करी हुई थी, तो मैंने अप्लाई किया लाइसेंस के लिए, प्रैक्टिस के लाइसेंस के लिए, एडवोकेट के लाइसेंस के लिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। तो मुझे 1 महीने के अंदर अंदर मुझे लाइसेंस मिल गया। मैंने 15 साल तक प्रैक्टिस भी करी। अभी भी मैं एडवोकेट ही हूँ। वैसे मेरा भी चैम्बर है। अच्छा। अभी भी चैम्बर अरे नंबर वाह। 91 मेरा अभी है। लेकिन मैं जाने की असमर्थता हो, जैसे मुझे ऊपर चढ़ने में दिक्कत हो रही है, जैसे चढ़ने जाने में दिक्कत है, इसलिए मैं जाता नहीं। मैंने वहाँ पर कोई रखे हुए ना, मैं उसको सेल करता हूँ। मैंने सोचा मैं जब चला ही जाऊँगा तो फिर अपने आप ही मतलब आपको एक्टिव रहने का है। बाहर कोई चला जाएगा वो। जी तो इस टाइप से अभी मेरी लाइफ चल रही है। जी। तो थोड़ा सा आपके परिवार के बारे में भी बात करते हैं। परिवार के बारे में बताइए, कौन कौन आपके परिवार में रहे? जी, मेरे वाइफ, मेरी शादी 63 में 1963 में हो गई थी। मेरे 4 बच्चे हुए। तो सबसे बड़ी मेरी बेटी थी, उसका नाम दीपा कंडारी। वो 94 में एडवोकेट बन गई थी। उसको मैंने फिर सबसे पहले मैंने मिरेकल ये करवाया था। मैं चाहता था कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जो कि दुनिया को पता लगे कि कुछ होना चाहिए। तो मैं लड़कियों को तो पहले पढ़ाते बहुत कम थे पुराने ज़माने में जी। और फिर एलएलबी का करवाना। हाँ। और वो भी देहरादून में नाइट क्लासेस लगती थी। अच्छा। और उसमें कम्युनिकेशन के कोई साधन भी नहीं थे, ये नहीं कि कोई स्कूटर वगैरह। तो बिल्कुल, हाँ। और फिर रात को नाइट को लड़की हाँ। आना। तो मेरे तीनों बच्चे, 2 बच्चे, उनको एस्कॉर्ट करके कॉलेज तक लाते थे। इनकी क्लास में बाहर बैठे रहते थे, क्लास जी। चलती थी। हाँ। तो क्लास चलने के बाद उन्होंने एलएलबी किया। बेटी ने बहुत लगन से किया, वो भी इंटरेस्टेड थी। और उसके बाद एडवोकेट बनी। फिर 15 साल के 12-13 साल के बाद जो है वो नोटरी बनी। फिर वो उसने जुडिशरी भी पास कर ली थी। तब तक कोई इंसिडेंस होने की वजह से उसको हार्ट अटैक होने से उसकी डेथ हो गई। ओह। अनमैरिड थी। जी। ये परिवार के लिए एक बड़ा सदमा रहा जी होगा। जी जी। बिल्कुल। पहला सदमा तो ये था। जी। दूसरा सदमा ये था कि मेरा सबसे छोटा बेटा डॉक्टर था। उसने वो आर्मी में कैप्टन था, जी। एएमसी में एज ए डॉक्टर कैप्टन था। अच्छी खासी नौकरी थी, अच्छा खासा चल रहा था। आर्मी में पेंशन पे भी बहुत अच्छी पे है, सिविल से काफ़ी अच्छी पे है, सिविल से अच्छी पे भी ले रहा था। लेकिन वही इंसिडेंस कुछ ऐसे कुछ आया कि उसको भी नौकरी छोड़कर, फौज की नौकरी छोड़कर सिविल में आना पड़ा। यहाँ इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में यहाँ सेलेक्ट हो गया। अभी अब वो ज्वाइंट डायरेक्टर है ये अपने स्वास्थ्य विभाग में उत्तराखंड के। जी जी। और बाकी और आपके बेटे जो शहीद हुए, वो बहुत ही मुश्किल एक क्षण रहा होगा परिवार के लिए, लेकिन शहादत को कहते हैं हम, गर्व का विषय भी है। अगर उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मेरा बेटा जो शहीद हुआ था वो 3रे नंबर का था। जी। दूसरे नंबर की बेटी थी। तो उसने तो शादी इसी शर्त पर उन्होंने शादी की थी कि सर्विस नहीं करी। तो ये इसने भी काफ़ी हाईली एजुकेटेड थी, तो सर्विस नहीं की। हाउस वाइफ, अभी भी हाउस वाइफ है। उनके बच्चे भी डॉक्टर हैं, वो काफ़ी ठीक ठाक चल रहे हैं। तो उनके उसके बाद फिर उसका बेटा, मेरा बेटा था वो जो शहीद मेजर भूपेंद्र कंडारी, सेना मेडल भी हैं। तो उनकी बचपन से ही इच्छा फौज में जाने की थी। जी। क्योंकि मैं ऑडिट डिपार्टमेंट में ही था
इसके डिफेंस के ही। तो मैं किस्से कहानी घर में सुनाया करता था। जी। फिर मेरे पास मिलने जुलने वाले भी अधिकांश लोग उन्हीं में वहीं से आते थे। तो जब उनको पता चला कि ये जो है बहुत अच्छी कैरियर है, तो उनको बचपन से ही जब वो 6वीं 7वीं में पढ़ता था तब से उनको उसकी तरफ से, फिर उन्होंने एनसीसी ज्वाइन की कॉलेज में रहते हुए, स्कूल में रहते हुए। तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट था, अंडर ऑफिसर बना। फिर वो और उसके लिए रिपब्लिक डे परेड के लिए भी सेलेक्ट हुआ पूरी इंडिया से। बेस्ट कैडेट तो नहीं मिला, लेकिन अच्छे कैडेट में था। वो अच्छे कैडेट ही सेलेक्ट होते हैं वहाँ के लिए। और फॉरेन जाने का उसको मौका मिला, लेकिन वो गया नहीं। तो उसके बाद वो उसने अप्लाई किया उसके लिए। फिर उसके दिमाग में था कि मैंने फाइटर पायलट बनना है। तो फाइटर पायलट के लिए वो भूमिका किताबें पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था, देख रहा था कैसे बनना है। तो उसके लिए पूरी तैयारी करने के बाद जो है वो जब वो एक पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जो एक ही बार में होता है, एक ही बार होता है। उसके बाद अगर फेल हो गया तो दोबारा वो अपेयर नहीं हो सकता, कभी मौका नहीं मिलता तो उसने उसके लिए तैयारी की। तो उसके बहुत अच्छे रैंकिंग में पास हो गया। पास होने के बाद जो एसएसबी में गया, एग्ज़ाम पास करने के बाद एसएसबी में गया तो सेलेक्ट हो गया था। फाइटर पायलट के लिए भी सेलेक्ट हो गया था। लेकिन मेडिकल होने के बाद वो ईमानदार इतना था, माँ की वजह से। माँ बड़ी ईमानदार थी, बहुत धार्मिक थी उसकी, मेरी पत्नी जी। तो उसने पहले कह दिया कि मेरी थोड़ी आंख में, उन्होंने कोई तकलीफ तो नहीं, डॉक्टर ने वैसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया कि कोई तकलीफ तो नहीं, बोले थोड़ा मेरी आंख में थोड़ा इधर दर्द होता। उन्होंने देना शुरू कर दिया। तो मापिया था उनका बहुत कम। अच्छा। वो मापिया इतना था कि वो डिटेक्ट नहीं होना मुश्किल था। लेकिन वो उसी को खोज करने लगे कि कहता कि ये है तो इसको रिसर्च करो। तो फॉरेन से भी उन्होंने बुलाया। तो उन्होंने कहा कि हाँ मापिया तो है, मैं तो डिपेक्ट हो गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे आदमी को तो वो तो रिजेक्ट हो गया था फिर इसके हिसाब से। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको तो फौज को इसकी ज़रूरत है। जी। तो उन्होंने कहा वो इसको आर्मी में भेजेंगे, तो उनके लिए पायलट चाहिए। तो उन्होंने बोला आर्मी में जाकर ये काम कर लेगा। तो उसने बोला मैं पायलट नहीं बनूंगा, मैं इन्फेंट्री में ही जाऊँगा। और बीएससी था, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से बीएससी था। जी। तो आर्मी वाले जब सिलेक्शन होता है, जब लास्ट में जब अलॉट करते हैं, तो उसकी क्वालिफिकेशन देखते हुए उसके हिसाब से देते हैं। तो इंजीनियरिंग किसी ब्रांच में टेक्निकल ब्रांच में भेजते हैं। इसने बोला मुझे टेक्निकल में नहीं जाना, मुझे इन्फेंट्री में जाना है। तो इन्फेंट्री में 14 राजपुताना राइफल्स में गया, वहाँ पर ज्वाइन किया, अलॉट हुआ। सभी लोग मुझे कहने लगे कि ये तो वो था, इसको इंजीनियरिंग वगैरह में जाना चाहिए था। बोले कि नहीं, मैंने भी इसको बोला था कि इंजीनियरिंग में चले जाओ। बोला नहीं, मैं तो इन्फेंट्री में जाऊंगा। तो वहाँ से फिर सर्विस करते हुए आउटस्टैंडिंग कैरियर का आदमी था। 14 राजपुताना राइफल्स में वो डिप्यूटेशन पर गया जी। और वहाँ शहीद हो गया। आतंकवादियों से 3 आतंकवादियों से ढेर करके जी। शहीद भी हो गया। तो ये कहाँ की शहीद होने घटना के बाद है? जम्मू कश्मीर की? हाँ जी हाँ, राजौरी डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर में राजौरी डिस्ट्रिक्ट है। उसमें लाह एक जगह है जहाँ इनकी यूनिट थी। क्योंकि लाह मुझे पब्लिकली भी बताया भी गया ना, इसलिए मैं बता भी रहा हूँ। लाह एक जगह है, तो वहाँ पर इनका जो शहादत हुई वहाँ पर, तो उनका स्मारक भी बना रखा हुआ। उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी थी, मुझे बुलाया भी था जी कि आप आइए। तो वहाँ जाना बड़ा मुश्किल काम था। तो उसके बाद उनको सेना, उनकी बहादुरी के लिए तो खैर उन्होंने पहले भी कुछ ऐसे काम किए थे। हाँ। जिसका नाम तो उनका चल ही रहा था। तो वीर चक्र या उससे भी ऊपर वालों का उसके गैलेंट्री अवार्ड के लिए इनका नाम रिकमेंड हो रहा था। लेकिन होते होते फिर सेना मेडल पर अटक गया। तो सेना मेडल हैं वो जी। सेना मेडल मिला सेना उनको। मेडल मिला। और उनके नाम के द्वार भी उनके नाम से स्मारक दिल्ली में स्मारक है, नेशनल म्यूजियम, नेशनल स्मारक भी है मेरे ख्याल से। और उनका राजपुताना राइफल्स में थे, तो उनके जो सेंटर है वहाँ भी इनका स्मारक है जी। और देहरादून में तो 3-4 जगह हैं। अभी गुनाल गांव, वहाँ पर सैनिक धाम बन रहा है। उसमें राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी आए थे, उन्होंने मेरा खूब स्वागत किया जी। मुझे खुद सम्मानित भी किया और काफ़ी देर मुझसे बात भी करते रहे। इसीलिए उत्तराखंड को सैन्य धाम भी कहते हैं। 4 धाम के साथ साथ सैन्य धाम भी है, जिसके उद्देश्य से जो ये सैनिक धाम बन रहा है कि शहादत देश के लिए गर्व का विषय है। और परिवार के भीतर फिर किस तरह से स्थितियां रही, आपकी पत्नी, उनके लिए भी बहुत कठिन समय रहा होगा निश्चित तौर पर। पत्नी एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी अपने को
लेकिन अपने को रोक के रखते थे कि परिस्थितियाँ जो भी हैं उनसे समझौता करना है। तो समझौता करते करते वो अंदर से कमज़ोर होती रही। बाद में इंसुलिन पर भी आ गई और कुछ दिनों बाद उनका हार्ट अटैक से डेथ भी हो गई इसी चक्कर में। पहले बेटी की डेथ हुई, उसके बाद इनकी भी डेथ होगी। बेटा फौज से वापस इस समय ब्रिगेडियर होता है बेटा हमारा है जी। तो इसके साथ वाले ब्रिगेडियर बने हुए हैं। तो पर उन्होंने अपने लिए अलग अपनी ये एक सब राह ये चुनी और एपिसोड अपनी ये इच्छा एपिसोड से। हो गए। जी। ये सहन करते तो करते एक शहीद के पिता के तौर पर किस तरह की भावनाएं आती हैं आपके भीतर? मेरे पिता के तौर पर तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट तो मुझे बहुत सम्मानित करती है। जी। जितना भी हो सकता है वहाँ पर सरकार पूरी मदद करती है। हमारी सरकार ने पहले भी स्मारक बनाया 29 तारीख को 29 को इसी जून को उनका शहीदी दिवस था। उसमें कुछ जनरल भी आए थे, आर्मी के जनरल थे और काफ़ी लोग थे जी। और मंत्री महोदय भी थे। तो सरकार ने काफ़ी कुछ शॉल बढ़ाकर मेरा सम्मान भी किया, सम्मानित भी किया जी। और काफ़ी कुछ करते हैं और घर में आकर हालचाल भी पूछते हैं। तो ये सरकार जो है और फिर मेरे जो गांव पैतृक गांव है वहाँ के लिए भी वहाँ भी उन्होंने स्कूल उसके नाम से खोला हुआ है। मेजर शहीद मेजर भूपेंद्र कंडारी इंटर कॉलेज है जी। वो भी वहाँ भी खोला हुआ है। गांव में भी एक स्मारक बनाया हुआ है। अब जो बहुत सारा टेक्नोलॉजी से हम घिरे हुए हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। हम बहुत आगे जा रहे हैं, खूब प्रोग्रेस कर रहे हैं और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि मैं 86 का होते हुए मतलब मैं ऐसे लगता है जैसे मैं कोई पिक्चर देख रहा हूँ। मैंने उस ज़माने से भी देखा है जब पैदल चलते थे किलोमीटर, कई किलोमीटर तो पैदल ही चलते थे, कुछ साधन नहीं थे। हाँ। कुछ भी हर चीज़ में परेशानी थी लेकिन फील नहीं करते थे हम कि हमें कोई परेशान है क्योंकि वातावरण भी ऐसा था। आज की तारीख में सब कुछ हमारे पास है, सारी सुविधाएं हैं। टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो अभी हमारे पास अब AI और आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक और आ गया। हर बच्चा पैदा होते ही मोबाइल चलाना जानता है जी। मुझे मोबाइल, मैंने अपने पोते से मोबाइल की बात करता हूँ कि मेरा ये कर दो वो कर दो, उनको गुस्सा आता है कि दादाजी आप कुछ सीख तो लो। मैंने बोला मैं क्या सीखूं, बचपन से तो अब तो देखा ऐसा मौका मिला। इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन का है। अभी हम बेटा LTC पर गया था, मैं अपने पैसे से गया था। हम टूर पर गए थे नॉर्थ ईस्ट में, बाई एयर आए, 4 दिन में हम वापस भी आ गए। और एक ज़माना था जब मेरा शिलोंग में ट्रांसफ़र हुआ था तो 5 दिन में तो मैं देहरादून से 5 दिन में शिलोंग पहुंचा था। अच्छा, 5 दिन में 5 दिन देहरादून में से शिलोंग पहुंचा था। कई गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ी, कई बसें चेंज करनी पड़ी और फिर वहाँ शिलोंग, गुवाहाटी से शिलोंग के लिए ट्रेन नहीं जाती तो वहाँ से फिर बसों का इंतज़ार करते करते 2 दिन 1 दिन तो ऐसे करते ये लाइफ भी मैंने देखी थी। और अब की लाइफ भी मैंने देखा कि कुछ दिनों पहले गया तो 3-4 दिन में ही वापस आ गए। पूरा चिरापूंजी वगैरह डोकी बॉर्डर है, बांग्लादेश बॉर्डर, वहाँ भी गए थे। इतनी दूर दूर तक भी हम गए जो कि असंभव था। और अभी ऐसा लगता है कि कुछ असंभव कुछ है ही नहीं, सब संभव है। इतना चेंज आ गया। तो परिवार में बच्चे भी खूब मोबाइल पर रहते हैं और हाँ, आपस में बातचीत किस तरह से होती है? क्योंकि कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि अब हम सभी के परिवार के भीतर जो सामान्य स्थिति है कि जितने लोग हैं उतने मोबाइल्स हैं और हम आपस में कहीं ना कहीं बातचीत, कम्युनिकेशन कम होता है। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। कभी भी डांट भी देता हूँ उनको कि हर समय मोबाइल पे लगे रहते हो, लैपटॉप पे लगे रहते हो और जो बाकी बच गया तो टीवी देखते रहो। हाँ। और वो बाकी ट्यूशन पढ़ते हो, ट्यूशन क्या पढ़ते हैं समझ कुछ आता नहीं क्योंकि जब सारा दिमाग तो वहीं लग जाता तो ट्यूशन में क्या पढ़ते होंगे। लेकिन अब मैं देखता हूँ सबके बच्चे ऐसे ही हैं, अब हमारे बच्चे नहीं, सबके सब ऐसे ही हो रहा। सब परेशान है इस बात से। तो क्या करें, ये टेक्नोलॉजी, लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव तो है ही लेकिन प्रोग्रेसिव तो है दोनों ही तरह से। अब देखो चंद्रमा में पहुंच रहे हैं, आसमान में आदमी उड़ रहे हैं जी। तो सब चीज़ें, ये मैंने एग्जांपल अभी बताया कि गुवाहाटी 3-4 दिन में हम सब घूम इतनी जगह के आगे। और पहले पुराने ज़माने की बात हो 1 महीना लगता हमारा इतना करने में और वो भी बीमार हो गया जाते। अभी तो जैसे गए थे वैसे वापस भी आ गए थे। बिल्कुल। तो ये हमारे जीवन में जो बदलाव आए हैं, जो अगर हम, और कई बार हम ये भी कहते हैं अगर देखें तो हम अपने परिवेश को, पर्यावरण को लेकर जब हम कहते हैं कि गर्मी बहुत बढ़ गई है, क्लाइमेट चेंज हो गया है, चूँकि आप 86 वर्ष के हैं, आप किस तरह से इसको महसूस करते हैं? महसूस तो मैं बहुत करता हूँ क्योंकि जब हम गांव में थे तो ना मैंने मैडम आपको ताजुब होगा कि मैंने 65 में टेबल फैन लिया था
जी जहाँ मैं ये देहरादून में लिया था, जी। तो लिया तो मोहल्ले मोहल्ले वाले देखने आए कि क्या अच्छा। चीज़ है। हाँ। कई लोगों ने बोला कि इसके पास पैसा ज़्यादा है इसलिए लिया है ये। कई लोगों ने कमेंट्स किए, किसी ने सोचा कि बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ से देखा ये सब क्या है और ज़रूरत क्या थी इसकी। तो उस टाइम ये था कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, इन सब नेचुरल लाइफ थी जी और लोग बड़े खुश थे, बड़े प्यार से रहते थे। अब तो हर चीज़ बिना जिस घर में एसी नहीं है सबसे पहले पूछते हैं कि एसी है कि नहीं है, एसी चला दो। होटल, कहीं होटल बुक करते हैं तो पहले बोलते हैं कि एसी है कि नहीं है। तो अब इस टाइप की लाइफ होगी तो अब इसे यूज हो गया आदमी। तो अब जो जनरेशन आगे आने वाली वो तो इसी में है, पल रही है, जी। तो उनके लिए तो नॉर्मल है, हमारे लिए एबनॉर्मल हो गया। और मुझे तो लगता है कि मैं अभी आपको मैं ये बता रहा हूँ कि मैं 10 बजे के बाद अपना पंखा, कमरे का पंखा भी बंद कर देता हूँ अच्छा। रात 10 बजे के बाद सोने के बाद। जैसे मैं सोता हूँ चलो थोड़ी बहुत गर्मी लग रही है, बाद में नींद आ जाएगी तो मैं सुबह उठ जाऊँगा, मैं पूरी रात पंखा नहीं चलाता। तो मुझे बच्चे बड़े ताजुब करते हैं, अब पंखा नहीं चलाते। अब तो मैं सोचता हूँ मैंने बचपन में तो कभी पंखा तो 64 में लिया था, 65 में लिया था, जी। तब देखा था पंखा क्या होता है। तब देहरादून में एक टेबल फैन भी बड़ी बात बहुत थी बड़ी थी। और आज एसी अगर एक कमरे में भी कम है तो हर कमरे दिक्कत में हो एसी जाती चाहिए, है। हर कमरे में एसी जी। चाहिए। तो ये माहौल बदला है, ये गर्मी जी या ये वातावरण आप महसूस करते जी हैं। जी जी। और एक जो आपसी समाज की बात करें, परिवेश की बात करें, तो जैसे ये भी होता था कि पहले हम लोग मिलते थे एक दूसरे से, पड़ोसियों से, एक आपस में एक जो कल्चरल बॉन्डिंग थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो वो संस्कृति को, वो मिलने को, वो उसको किस तरह से देखते हैं आप? क्या अब भी ऐसा पाते हैं आप? कि पहले हमारे संबंध जो है, पारिवारिक संबंध या दोस्ती के जो भी संबंध होते थे, वो किसी घर में सब किसी घर में जब मर्जी चले जाओ स्वागत होता था, जी बुरा नहीं मानते थे। हमारे घर भी कोई आ जाए बुरा नहीं मानते थे, हर समय चाय वगैरह जो भी स्वागत करना हो उसे करते थे। और आपस में भाईचारा होता था, सुख दुख बांटते थे, हर चीज़ का पता होता था क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अभी क्या है कि हर आदमी अपने घर में मस्त है, वो घर से बाहर निकलता नहीं। 2-2 3-3 मंजिली बिल्डिंग बनी हुई है, घर के अंदर ही रहते हैं, घर से बाहर निकलते नहीं हैं। और वो ये भी नहीं चाहते कि हमारे घर में कोई आए, क्योंकि उनको डिस्टर्बेंस होता है कि उनको मोबाइल देखने में गड़बड़ होगी, हाँ। टाइम वेस्ट करेंगे हमारा। और टीवी देखने का हमारा प्रोग्राम है, वो घर में टीवी चल रहा है तो घर में एक टीवी है तो वहीं पे झगड़ा शुरू हो जाता है कि ये सीरियल देखेंगे वो दूसरा सीरियल देखेंगे, कोई मोबाइल तोड़ ताड़ के फेंक के तोड़ भी देता है हाँ। गुस्से में, वो भी झगड़े की जड़ होगी। अभी कोई किसी घर जाता नहीं है। सामाजिक ताने बाने तो मुझे लगता है कैसे चल रहे हैं कि कोई किसी घर नहीं जाता, और जो जाएगा भी पहले उसे परमिशन लेके जाता है कि भाई टाइम है, और वही तभी जाएगा जब कोई खास काम होगा। और अभी तो हम पहले तो कभी भी एक्स टेम्पो और कुछ कहीं भी चले जाते थे कि चलो रास्ते में चल रहे हैं, चलो देख लेते हैं, हाल चाल पता कर लेते हैं। पहले तो हमारे संस्कार में लिखा हुआ है कि कहीं ऐसे कोई संस्कार हो, शादी ब्याह हो, डेथ हो, और या कुछ और भी कोई खुशियाँ हों, शामिल होने में बहुत प्रसन्नता होती थी। जी। और लोग अधिक से अधिक लोगों को भी शामिल करते थे, लोग क्योंकि जनसंख्या भी कम थी। अब ये तो हो गया कि दिखावे के लिए तो लोग बुला तो लेते हैं, लेकिन उसमें कोई प्यार नहीं होता, कोई लगाव नहीं होता। बुला लेते हैं वो उनको, जो जिसको बुलाया उसको नहीं पता लगा कि इसका होस्ट कौन है, और जो जी। होस्ट है उसको पता नहीं लगा कि गेस्ट कौन है। जी। अब वो सोचता है कुछ जो आए हैं तो इसका मतलब होंगे ही कोई, जी, इस जी, टाइप जी। के रिलेशन हो गए। तो ये प्यार दूरियां नहीं। आ गई हैं थोड़ी इस समय, ऐसा जी आपस में लोगों के बीच में। और जबकि अगर हम पहले की बात करें तो जब पहले परिवार में एक टेलीविज़न होता था तो सारा परिवार एक साथ बैठकर देखता था उस टेलीविज़न को, तो वो टाइम होता था जब परिवार एक साथ अपने अपने काम छोड़ करके आता था। अब वो अलग हो गया है। यही जैसे आपने बताया सब, इसी बात पर मैंने जो मेरा जो रेजिडेंस है, मैं भी जहाँ रह रहा हूँ, वो मैंने एक टीवी लिया। उन्होंने बहुत कम टीवी उन लोगों के घर में होते थे, पूरे मोहल्ले में मेरे पास ही टीवी था जी। जब लाए। जी। तो हमारे यहाँ टीवी जब देखते थे तो नीचे दरिया बिछा, जैसे सत्यनारायण कथा होती है या कुछ होता है, आराम से लोग बैठते थे, हम लोग चाय बनाते थे, बड़े खुश होते थे इतने लोग आए हैं, सबको चाय पिला रहे हैं, जैसे कोई फंक्शन हो रहा है हमारे घर में। टीवी होता, बैठे रहते थे, एक ही प्रोग्राम चलता था, वो सब उसी को देखते थे, बड़ा प्यार करते थे उसे। जी। अभी तो हर घर में तो 3-3 कौन सा 4-4 टीवी। प्रोग्राम रहा होगा? वो जो टीवी में कोई प्रोग्राम आते हैं ना, जी जी। वो पहले दूरदर्शन के ही आते थे। जी। बहुत एक ही कुछ बड़े एक मशहूर वो- प्रोग्राम हुआ करते थे वो पुराने वाले समय में, रिमोट वाले चित्रहार थे। जैसे, और एक रविवार को एक
फिल्में आती थी तो उसके लिए लोग बहुत जुट करके जी इकट्ठा जी। होकर और देखते थे। ख़ासकर ये कि जब फुटबॉल के मैच इंटरनेट उस समय गेम स्पोर्ट्स का बहुत लगाव था लोगों में। स्पोर्ट्स को लेकर स्पोर्ट्स का लगाव बहुत था। लगाव था। जी। अभी लगाव तो अब कमर्शियल लगाव, अब कमर्शियल टाइप हो गया। पहले सच में लगाव था, हर आदमी फुटबॉल खेलता था, बच्चा अपने जो उम्र में है। जी। और वॉलीबॉल खेलता था, कबड्डी खेलता था, स्विमिंग करता था, बैडमिंटन खेलता था, ये सारे गेम खेलते थे। क्रिकेट उस समय चलन बहुत कम था। अच्छा। हाँ, तो जब फुटबॉल के मैच का प्रसारण जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट कोई होते थे, तो जब हमने फुटबॉल का हम भी अनाउंस करते थे कि आज फुटबॉल ये टूर्नामेंट, आज ये टीमें खेल रही हैं। रात के 1 बजे तक टूर्नामेंट सब बैठे रहते थे जी। और सोता कोई नहीं था। और हम चाय हम पिला रहे हैं और बैठे हुए हैं, हम भी पूरे खुश हो रहे हैं, वो भी खुश हो रहे हैं, तालियां पीट रहे हैं, उधर मैच चल रहा। अब तो किसी को पता नहीं मैच, वो तब तक चैनल चेंज कर देते हैं, तब तक कुछ और हो जाता है। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ गए हैं अब ऑप्शन बहुत हमारे ज़्यादा पास। हो गए। जी जी। जी, अगर आप अपने इन अनुभवों के साथ भावी पीढ़ी को कोई संदेश देना चाहें तो वो क्या होगा? मैं ये संदेश तो यही देना चाहूँगा कि एक तो पॉजिटिव फीलिंग होनी चाहिए हर आदमी में, जी। नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। अगर पॉजिटिविटी है तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के हर काम बड़े आसानी से हो जाते हैं। इसके लिए मैंने अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि सवेरे मॉर्निंग वॉक करो, जी। एक्सरसाइज करो, फिजिकली फिट रहने की कोशिश करो। उससे आपका मस्तिष्क भी बड़ा पॉजिटिव बनेगा, हार्मोन्स बढ़ेंगे, आपका बीमारी भी कम होगी। मैं खुद ही आपके सामने पेश हूँ, मैं रोज़ 10 किलोमीटर सुबह मॉर्निंग वॉक करता हूँ। जी। 10 किलोमीटर रोज़। बड़ी बात है। स्मार्ट वॉच है मेरे पास। जी। स्मार्ट वॉच के थ्रू करता हूँ और बच्चों को दिखाता हूँ, देखो क्या, तब तक वो सोते रहते हैं। हाँ, हाँ। और फिर गुस्से में होते हैं, तो मैंने बोला कि तुम्हें गुस्सा इसलिए आ रहा कि तुम सो ही रहे हो, और मुझे गुस्सा नहीं है इसलिए क्योंकि मैं सुबह से अपनी एनर्जी गेन जी। कर रहा हूँ। जी। और मुझे फिर भूख भी लगती है, ब्रेकफास्ट भी खूब कर लेता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं कि पॉजिटिविटी होनी चाहिए। जी। और बाकी तो जो है दिमाग में है, जब पॉजिटिव भी हुआ तो सोचेगा मुझे भविष्य में मेरा फ्यूचर ठीक होना चाहिए, उसके लिए पढ़ाई भी करेगा, कोशिश जी। करेगा और लगन भी होगी, नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ। जी, तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए जो आपने सलाह दी वो आज कहा जाए तो एक तरह से हमारे देश का मूवमेंट भी है, फिट इंडिया मूवमेंट, कि कैसे आप अपने आप को फिट रखें, व्यायाम करें और उससे आपके आसपास भी पॉजिटिविटी आती है, आपके शरीर के भीतर भी। आप हमारे स्टूडियो में आए और ये सारी जानकारियाँ हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे दिया, मुझे बहुत सम्मानित किया और मैं सम्मानित फील कर रहा हूँ और मरते मरते की याद रखूँगा कि आपके स्टूडियो में आया था। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि आप हमारे यहाँ इस तरह गेस्ट के तौर पर आए और ये जो अनुभव हैं, ये जो बातें हैं, ये जो बदलाव हैं और जो बात आखिर में आपने कही कि पॉजिटिव फील करना बहुत ज़रूरी है और यही भावी पीढ़ी के लिए संदेश है कि किस तरह खुद को फिट रखें और पॉजिटिव रखें। कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।